तो हेलो। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन। एंड कंस्ट्रेंट रिलेशन, और इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि दो ऑब्जेक्ट का मोशन आपस में कैसे कनेक्टेड होता है। तो इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास में कि एक्सेलरेशन रेशियो के बारे में बताए थे कि एक्सेलरेशन रेशियो कैसे निकलता है। अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड है तो उसके एक्सेलरेशन का रेशियो किसका इनवर्स होता है? टेंशन का इनवर्स होता है, टेंशन रेशियो का इनवर्स। और टेंशन रेशियो में हम थोड़ा सा चेंज किए थे, एडिट किए थे। जब पुली ब्लॉक सिस्टम था तो उसमें हम लोग सिंपली इसको बोले थे कि टेंशन रेशियो का इनवर्स होता है एक्सेलरेशन रेशियो। अब उसके बाद हम बताए थे कि टेंशन अलोंग लाइन ऑफ मोशन, टेंशन रेशियो लेना है, लेकिन टेंशन कौन से डायरेक्शन में लेना है, कौन से लाइन में लेना है? अलोंग मोशन। और दो एग्जाम्पल भी बताए थे सबको। ये क्वेश्चन पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, एक बार फिर सबको दे रहे हैं। कि अगर दो ब्लॉक इस तरह से कनेक्टेड है, दो ब्लॉक आपस में कनेक्टेड है इस तरह से, और अगर एक ब्लॉक चल रहा है V1 V2 स्पीड से और दूसरा चल रहा है V1 से, तो V1 बाई V2 का वैल्यू क्या होगा? अगर ये एंगल गिवन है θ1 और ये एंगल गिवन है θ2। हाँ, बस रिवीजन के लिए दिए हैं क्वेश्चन। cos θ2 बाई cos θ1। तो सबका आंसर आ गया इसमें? क्या आंसर आया? cos θ2 बाई cos θ1। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं। एक मेथड है कि टेंशन रेशियो, टेंशन रेशियो, लेकिन टेंशन लेना है किधर? टेंशन लेना है किधर? अलोंग लाइन ऑफ मोशन। जैसे देखो इसमें इस ब्लॉक पे स्ट्रिंग टेंशन लगा देगा T1 और सेम स्ट्रिंग है टेंशन T, और सेम स्ट्रिंग है तो इस पे भी टेंशन क्या होगा? टेंशन सेम होगा। टेंशन दोनों पे सेम लगा,
लेकिन हम लोगों को टेंशन लेना होगा किधर? टेंशन पूरी तरह से स्ट्रिंग ऐसे लगा रहा है, लेकिन हम लोगों को टेंशन का कंपोनेंट लेना है अलोंग लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन देखो कौन सा है, लाइन ऑफ मोशन ये है, ये लाइन ऑफ मोशन है, ठीक है। अब टेंशन का कंपोनेंट अलोंग लाइन ऑफ मोशन कितना होगा? टेंशन का कंपोनेंट अलोंग लाइन ऑफ मोशन, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट देखना होगा। इधर इसको रोटेट करेंगे θ1 से, तो कंपोनेंट हो जाएगा t cos θ1। इसी तरह से इस टेंशन का कंपोनेंट इस लाइन के लॉन्ग, डायरेक्शन से मतलब नहीं है कि डायरेक्शन इधर है कि उधर है, बस लाइन देखना है। तो टेंशन का कंपोनेंट इस लाइन पे देख लो, तो इस पे लग जाएगा किधर, t cos θ2। यहाँ पे प्लस माइनस वाली बात नहीं है कि टेंशन ये प्लस है माइनस है, बस हमको देखना है लाइन के लॉन्ग, हो सकता है इधर हो चाहे इधर हो। अब टेंशन कितना कितना लगा, तो एक पे टेंशन लग गया अलोंग लाइन ऑफ मोशन t cos θ1, और दूसरे पे लग गया t cos θ2। ये हो गया टेंशन का रेशियो। तो टेंशन का रेशियो जो आएगा वो किसका होगा? इनवर्स वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का रेशियो। तो ये है पहला इज टू दूसरा, तो वेलोसिटी लेंगे किसका? दूसरा इज टू पहला, v2/v1। पहला का टेंशन इज टू दूसरा का टेंशन, यहाँ होगा वेलोसिटी दूसरा का इज टू वेलोसिटी पहला का। टेंशन उल्टा हो जाएगा टेंशन रेशियो, तो v2/v1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? cos θ1 बाई cos θ2। यही आ गया रिलेशन। अगर हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे कि एक्सेलरेशन का रेशियो, तो अगर एक चलेगा a2 से तो दूसरा चलेगा a1 से, a2/a1 भी उसी किसी इंस्टेंट पर क्या होगा? cos θ1 बाई cos θ2 हो जाएगा। यह है कंस्टेंट रिलेशन, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा क्या चेंज किए थे। इसके पहले हम लोग देखे थे टेंशन का, टेंशन ले रहे थे, लेकिन टेंशन क्या था ना कि जिधर स्ट्रिंग था उधर ही मोशन था, लेकिन अब मोशन क्या है? स्ट्रिंग से कुछ अलग डायरेक्शन में है। तो हम लोग को देखना है मोशन के अलोंग टेंशन का रेशियो, ये था इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद सबको बोले थे असाइनमेंट से बनाने के लिए क्वेश्चन सब, तो सब बना कि दिक्कत हो रहा है? जैसे और देखते हैं। और दूसरा मेथड इसका याद है? दूसरा मेथड इसको ऐसे समझेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट, दो तरह का ऑब्जेक्ट अगर आपस में कनेक्टेड होता है तो क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग को छोड़ता है, रिलीज करता है, दूसरा स्ट्रिंग को क्या करता है? टाइट करता है, उसको खींचता है। तो ये वाला क्या करेगा? स्ट्रिंग को लूज करेगा। तो इस ये चल रहा है v1 से, इधर v1 से चल रहा है, यानी स्ट्रिंग की ओर कितने से जा रहा है? v1 cos θ1 से जा रहा है। देखो v1 से इधर चलने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर मान लो कि v1 से इस डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब कि इस डायरेक्शन में कितने से जा रहा है? v1 cos θ1 से। तो ये v1 cos θ1 से जा रहा है, स्ट्रिंग को रिलीज कर रहा है, और दूसरा इधर जा रहा है v2 से। इसका मतलब स्ट्रिंग के अलोंग ये कितने से दूर जा रहा है? v2 cos θ2। v2 से इधर जाने का मतलब क्या है? किस डायरेक्शन में चलना है? v2 cos θ2 से, ये एंगल θ2 है, तो v2 से इधर कोई जा रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में v2 cos θ2 से दूर जा रहा है। तो देख लो, एक ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग की तरफ जा रहा है, दूसरा स्ट्रिंग से दूर जा रहा है, और स्ट्रिंग को हमेशा टाइट रहना है, यानी कि जितना से एक स्ट्रिंग की तरफ जाएगा उतना से दूसरा स्ट्रिंग से दूर जाएगा, यानी कि स्ट्रिंग के अलोंग दोनों का मोशन क्या होगा? सेम होगा। इधर इसका स्पीड है स्ट्रिंग की तरफ कितना? v1 cos θ1, और v1 cos θ1, और ये इसका वेलोसिटी स्ट्रिंग की तरफ कितना है? v2 cos θ2। एक ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग की तरफ जाएगा, स्ट्रिंग को रिलीज करेगा, और दूसरा स्ट्रिंग को टाइट करने के लिए दूर जाएगा। दोनों का वेलोसिटी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो v1 cos θ1 इक्वल्स टू v2 cos θ2। इससे भी रिलेशन वही ना आएगा, v1 cos θ1 बराबर v2 cos θ2। इसके बाद क्वेश्चन सब और भी है जो कि थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा, जैसे
अगर मान लो कि ये ब्लॉक V2 से जा रहा है और ये ब्लॉक V1 से जा रहा है और ये पुल्ली फिक्स किया हुआ है और ये एंगल किसी समय में थीटा है, ये एंगल किसी इंस्टेंट पे थीटा है, तो बताना है कि V1/V2 कितना होगा। चलो ये देखो तो V1/V2 कितना होगा। तो V1/V2, एक ब्लॉक V2 से ऊपर जा रहा है, दूसरा V1 से इधर जा रहा है, तो V1/V2 कितना होगा। क्या आ गया, क्या है आंसर। तो बन रहा है सबसे, आ गया आंसर। तो जल्दी, बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं दिया गया है, एकदम सिंपल दिया गया है। तो V1/V2, V1/V2 बन गया। क्या, क्यों लेट हो रहा है। हो गया ये। अब चलो इसमें देखते हैं, इसमें भी कॉन्सेप्ट वही ना है, टेंशन अलोंग लाइन ऑफ मोशन। क्या बताए थे, टेंशन जिधर चल रहा है उधर टेंशन लेना है, ये नहीं कि स्ट्रिंग की तरफ। देखो दोनों पे टेंशन कितना लगेगा, पहला मेथड से देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड से अगर देखेंगे तो ये स्ट्रिंग इस पे लगा देगा टेंशन टेंशन टी, ठीक है। वही स्ट्रिंग इससे कनेक्टेड है तो इस पर भी टेंशन टेंशन टी, टेंशन दोनों पे सेम लग गया, सेम स्ट्रिंग है सेम टेंशन। अब हम लोग को चाहिए टेंशन अलोंग लाइन ऑफ मोशन। तो देखो सबका लाइन ऑफ मोशन किधर किधर है, सबका लाइन ऑफ मोशन, तो इसका लाइन ऑफ मोशन तो ही ना है, इसका लाइन ऑफ मोशन ये है, इसका लाइन ऑफ मोशन ये है। तो जिसका जो लाइन ऑफ मोशन है उस लाइन की तरफ टेंशन का कंपोनेंट देखना है। देखो इसका लाइन ये है, ये इधर चल रहा है तो टेंशन पूरी तरह से उधर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो अलोंग लाइन ऑफ मोशन इस पे टेंशन कितना लग रहा है, टी लग रहा है, और इस पे टेंशन कितना लग रहा है। तो टेंशन का कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा, एक कंपोनेंट इस तरफ, तो इस तरफ कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा, ठीक है ना, इधर थीटा से घुमाए हैं कॉस लगेगा, और ऊपर हो जाएगा टी साइन थीटा। इसका जरूरत है नहीं लेकिन कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, टी साइन थीटा। अब देखो जो जिधर चल रहा है ये चलेगा हॉरिजॉन्टल, तो हमको चाहिए टेंशन किधर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला, ये टेंशन। ये चलेगा वर्टिकल, तो हमको टेंशन कौन सा चाहिए, वर्टिकल वाला। जो जिधर चलेगा, जिस लाइन पे चल रहा है टेंशन, उसी लाइन वाला ये लेना है। तो टेंशन पहला पे कितना लगा है, अगर हम बोले टेंशन का रेशियो, दोनों के वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, तो V1/V2 क्या होगा, टेंशन का रेशियो का उल्टा, पहला का वेलोसिटी बाई दूसरा का वेलोसिटी बराबर क्या होगा, दूसरा में टेंशन बाई
पहला में टेंशन, दूसरा में टेंशन कितना लगा है, दूसरा टेंशन टी लगा है, और पहला में टेंशन कितना लगा है, टी कॉस थीटा लगा है। यही आंसर हो गया। वेलोसिटी का रेशियो कैसे मिलेगा, इसका वेलोसिटी बाई इसका वेलोसिटी करना है तो क्या करेंगे, टेंशन उल्टा लेना पड़ेगा। ये नहीं सिखा रहे हैं कि वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चाहे एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा, टेंशन रेशियो का उल्टा। तो जो टेंशन रेशियो आया है पहले देख लो, ये टेंशन किस में है, अगर वेलोसिटी लेते हैं पहला का बाई दूसरा का, तो यहाँ टेंशन दूसरा बाई पहला, तो दूसरा में टेंशन कितना है, टी है, और पहला में कितना है, टी कॉस थीटा। तो यही आंसर आ गया। यानी V1 बाई V2 बराबर कितना, 1 बाई कॉस थीटा। यही ना आंसर हो गया। दूसरा में एक और मेथड से इसको देख लो, एक और मेथड समझते हैं। ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट को, ये नहीं कि जिस समय बता रहे हैं तो उस समय उतारने में बिजी हो गए तो सीख ही नहीं पाएंगे ना, और सीख नहीं पाएंगे तो सारे सवाल में ही होगा, केवल उतारते रहेंगे। पहले ध्यान समझते हैं क्या बता रहे हैं। अब सेकंड मेथड से देखो क्या बता रहे हैं। ये वाला ब्लॉक ऊपर जाकर स्ट्रिंग को क्या करेगा, लूज की टाइट, लूज करेगा, इधर से स्ट्रिंग को छोड़ेगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जा रहा है कितने से, V2 से, ये लूज कर रहा है कितने से, V2 से। ये वाला क्या करेगा, चल करके स्ट्रिंग को टाइट करेगा, तो टाइट करेगा तो स्ट्रिंग की तरफ ये चल रहा है V1 से इधर, यानी कि स्ट्रिंग के डायरेक्शन में किधर कितना से जा रहा है, ये एंगल कितना है, थीटा, थीटा। तो ये V से इधर जा रहा है V1 से, इसका मतलब स्ट्रिंग के इस लाइन की तरफ कितना से जा रहा है, V1 cos थीटा से। इधर V से जाने का मतलब कि इस डायरेक्शन में कोई चल रहा है V cos थीटा से, तो समझे। ये वाला ब्लॉक, ये वाला जो ब्लॉक है ये स्ट्रिंग से दूर जा रहा है तो स्ट्रिंग को ये टाइट करेगा, और ये स्ट्रिंग की तरफ जाकर स्ट्रिंग को लूज करेगा। दोनों का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रेट, जिस रेट से ये स्ट्रिंग को लूज करेगा उसी रेट से स्ट्रिंग को क्या करेगा, टाइट करेगा, तब ना स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहेगा। अगर दो चीज स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, एक स्ट्रिंग की तरफ चल रहा है, जितना चलेगा उतना दूसरे स्ट्रिंग को क्या करेगा, दूर ले जाएगा, स्ट्रिंग से दूर जाकर उसको टाइट करना चाहेगा। तो यहाँ वेलोसिटी ये टाइट करने का, लूज करने का कितना है, V2, तो टाइट करने का भी क्या होना चाहिए, सेम। टाइट करने का कितना है, V1 cos थीटा, यानी V2 बराबर V1 cos थीटा। देखो स्ट्रिंग की तरफ ये चला V2 से, तो ये स्ट्रिंग से दूर कितने से जाएगा, V1 cos थीटा से। ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, फिक्स्ड है। अगर ये दो ऑब्जेक्ट आपस में बंधा हुआ है तो एक ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग की तरफ मान लो कि x डिस्टेंस चला, दूसरा भी क्या होगा, सेम डिस्टेंस चलेगा x। अगर ये x आगे चला तो इसको भी कितना चलना पड़ेगा, x चलना पड़ेगा, जिससे कि स्ट्रिंग का लेंथ हमेशा क्या रहे, फिक्स्ड रहे। तो हमेशा वही चीज होगा कि एक स्ट्रिंग से दूर जाएगा, जितना लेंथ से ये दूर जाएगा उतना लेंथ से क्या होगा, स्ट्रिंग की तरफ जाएगा, अप्रोच करेगा। एक स्ट्रिंग की तरफ अप्रोच करेगा और एक स्ट्रिंग से क्या होगा, सेपरेट होगा, दूर जाएगा, जिससे कि स्ट्रिंग हमेशा क्या रहेगा, टाइट रहेगा। यानी कि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों क्या होना चाहिए, सेम, यानी V1 cos थीटा बराबर V2। डायरेक्ट ये सेकंड मेथड से ऐसे बन गया, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। हो गया, इसको हटा दें, नोट कर लो बढ़िया से, नोट कर लो, और किसी को डाउट है तो बोलो, कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई इसमें डाउट, सबको समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं, और उधर क्लियर, समझ में आया जी। चलो तो अब ठीक है, अब एक दो सवाल और, इसको हटा दें। चलो एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट, एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल।
अब इसमें दो ब्लॉक आपस में कनेक्टेड है, दो ब्लॉक आपस में कनेक्टेड है। अगर मान लो कि एक ब्लॉक ये वाला u वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, u वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ये वाला कितने से नीचे आएगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा। यहाँ पर दो ब्लॉक आपस में कनेक्टेड है इस तरह से। अगर एक का वेलोसिटी u है और स्ट्रिंग का एंगल तो समझ रहे हो ना कि हर समय चेंज होगा, किसी इंस्टेंट की बात हो रहा है, किसी इंस्टेंट पे ये एंगल मान लो थीटा बना रहा है, ये मान लो नीचे आएगा तो थीटा क्या होगा और कम होगा, ऊपर जाए तो थीटा बढ़ेगा। तो किसी इंस्टेंट पे थीटा एंगल है तो उस समय की बात है कि ये वेलोसिटी u से ऊपर जा रहा है तो ये कितने से नीचे आएगा। कौन कितना सोच पाता है। क्या चीज, mg को क्या मतलब है वेलोसिटी के रिलेशन से, दो ब्लॉक आपस में कनेक्टेड है, मास से क्या मतलब है, एक चलेगा तो दूसरा को उतना चलना पड़ेगा। चलो बन गया ये सबसे, कितना आएगा, टू यू। ऑप्शन देते आते हैं, एक आंसर आया है कितना, टू यू, टू यू। और बोलो, u/2, u/2। और चलो, और कोई बोलो, u, केवल u, u, u/2 cos थीटा। एक ऑप्शन और आ गया है, u/2 cos थीटा, थीटा तो किसी में दिखा ना। चलो ये आया सबका ऑप्शन ना, आंसर ये आ रहा है। और एक आंसर और कुछ आ सकता है तो इसलिए हम ई कर देते हैं, ई में करते हैं नन। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी इसमें सही हो सकता है, कोई बनाया होगा सही से तो बनेगा। तो क्या देखो जल्दी से, हम तो बता चुके हैं, एकदम सिंपल है। क्यों इसमें बहुत लोगों का आंसर इतना गलत सलत आ रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बताया जा चुका है। कॉन्सेप्ट क्या बताया है, टेंशन रेशियो का इनवर्स होगा एक्सेलरेशन रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, और टेंशन किधर, अलोंग लाइन ऑफ मोशन, टेंशन अलोंग लाइन ऑफ मोशन। बस तुमको टेंशन लेना है, टेंशन कंसीडर करना है अलोंग लाइन ऑफ मोशन, जिधर जो चल रहा है लाइन ऑफ मोशन है उधर टेंशन लेना है। एफबीडी ड्रॉ करो बढ़िया से और टेंशन निकालो कितना कितना सब पे लगा।
हाँ हाँ बोलिए, क्या लग रहा है? डी लग रहा है, इसमें थीटा दिख रहा है इसलिए ना। तो इसमें लगने की क्या बात है, अगर आता है कॉन्सेप्ट आ गया तो तुम कंफर्म बताओगे आंसर, मेरे हिसाब से कैसे मतलब। चलो तो और किसी का आंसर कुछ, क्या बोलो भाई, सब लोग एबीडी ड्रॉ करके देखे, टेंशन सब पे लगा लिए, टेंशन दोनों ब्लॉक पे कितना कितना लगा ये देखना है, टेंशन दोनों ब्लॉक पे कितना कितना लगा। चलो अब इसको देखते हैं। टू यू कॉस थीटा, चलो अब देख लेते हैं इसको कि क्या होगा। सबसे पहला हम लोग को इसमें क्या करना है, टेंशन दोनों पे कितना कितना लगा ये देखना है, टेंशन कितना कितना लगा, तो इस पे कितना लग रहा है, स्ट्रिंग लगा देगा टेंशन, टेंशन टी, कोई दिक्कत नहीं इसमें, टेंशन टी। इसके बाद सेम स्ट्रिंग जिससे कनेक्टेड है उसमें टेंशन क्या होगा, उसमें टेंशन सेम होगा, उसमें टेंशन सेम होगा, इसमें भी टेंशन क्या होगा, टेंशन टी, इसमें भी टेंशन, टेंशन टी, ये हुआ। अब इस पुल्ली का एफबीडी हम लोग ड्रॉ करते हैं अलग से, ठीक है, तो समझ में आएगा। इस पुल्ली का एफबीडी अलग से ड्रॉ करते हैं। जैसे ये वाला पुल्ली है ना, तो इस पे देखो क्या क्या इसका एफबीडी करते हैं। इधर से टेंशन एक लगा है कितना, टेंशन टी लगा है, इधर से टेंशन कितना लगा है, टेंशन टी लगा है, तो इस स्ट्रिंग में जो नीचे लग रहा है उसमें टेंशन कितना लग जाएगा, 2t लग जाएगा। हाँ तो यहाँ ध्यान दो कि अभी तक का जो सिचुएशन था उसमें क्या हो रहा था, उसमें हो रहा था कि किसी पुल्ली पे टेंशन ऐसे लग रहा था, टेंशन टी टेंशन टी, तब ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 2t, ठीक है, 2t तब ना होगा, टेंशन सेम डायरेक्शन में है तब ने दोनों मिलकर 2t होगा, तब ऊपर 2t लगा तो नीचे भी कितना लग जाएगा, 2t। लेकिन अब ये अलग अलग डायरेक्शन में है, टेंशन मतलब क्या है, फोर्स है, फोर्स है, टेंशन मतलब क्या है, फोर्स है। अब हमको फोर्स ऐसे नहीं जोड़ देंगे, टी प्लस टी 2t कर देंगे, टेंशन को कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दो अलग अलग डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में वेक्टर रहता है, फोर्स रहता है, तो वो ऐड होता है। अब यहाँ पे डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसको पहले कंपोनेंट में ब्रेक करो, तो इस लाइन के लॉन्ग और इस लाइन के लॉन्ग, ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा है, थीटा है, तो टेंशन का कंपोनेंट इधर घुमाएंगे थीटा से, इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा। उसी तरह से इसका भी कंपोनेंट, तो इसका भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये थीटा एंगल इधर बन रहा है, इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा कितना, टी साइन थीटा। अब देखो पुल्ली पर नेट फोर्स ध्यान से देखता है, ये टी साइन थीटा, टी साइन थीटा आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हुआ ना, ये टी साइन थीटा और टी साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, और बचा ऊपर की तरफ कितना, ऊपर की ओर टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा दोनों मिल कितना हो गया, 2t कॉस थीटा, 2t कॉस थीटा ऊपर की ओर, तो नीचे की ओर भी लग जाए कितना, 2t कॉस थीटा, 2t कॉस थीटा, इसमें 2t कॉस थीटा लगा, तो देख लो इसमें इस पुल्ली पे ऊपर की तरफ लगा 2t कॉस थीटा, तो इसमें नीचे कितना लग जाएगा, 2t कॉस थीटा, 2t कॉस थीटा, और इसमें 2t कॉस थीटा लगा, तो फिर इस ब्लॉक पे भी कितना लग जाएगा, 2t
कॉस थीटा। अब दोनों ब्लॉक पे टेंशन का रेशियो कितना कितना आ गया, इस पे टेंशन कितना लगा, टी लगा, टी, और दूसरे पे कितना लगा, 2t कॉस थीटा। एक का टेंशन बाई दूसरे का टेंशन, देख लो, इसका टेंशन बाई इसका टेंशन, रेशियो होगा किसके बराबर, इसका वेलोसिटी बाई इसका वेलोसिटी। इसका कितना है, v है नीचे की ओर ना, नीचे की ओर जा रहा था v से। चलो किसका किसका टेंशन लिए हैं, इसका पहले वाले का टेंशन लिए हैं, तो यहाँ वेलोसिटी किसका ऊपर में रहेगा, दूसरे वाले का, तो ऊपर में हो गया v बाई यू। तो v बाई यू बराबर कितना, 1/2 कॉस थीटा, यानी कि v बराबर कितना, u/2 कॉस थीटा। ये आंसर आएगा। तो किसी का था ऑप्शन, चलो तो समझ में आ चुका है बहुत लोगों को इसका मतलब, और बाकी लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। देखो तो ध्यान क्या रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसके आधार, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है, तुमको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक में, और अगला क्वेश्चन भी मिल जाएगा जो कि सबका क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में बहुत सार बार पूछा गया है। तो इसमें समझ में आया। इसमें देखो गलती क्या हो रहा था, कुछ लोगों से गलती होता है कि हम इस दोनों टेंशन को जोड़ के क्या बोलते हैं, 2t बोल देते हैं। लेकिन याद रखो, फोर्स अगर अलग अलग डायरेक्शन में तो उसको सिंपली जोड़ सकते हैं मैग्नीट्यूड को। जब सेम डायरेक्शन में रहता है ना मैग्नीट्यूड ऐड होता है, अलग अलग डायरेक्शन में तो उसको कंपोनेंट तोड़ो, चाहे वेक्टर मेथड से ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इस टेंशन को जोड़ के 2t नहीं करना है। देखो कैसे ऐड होगा, टेंशन का कंपोनेंट तोड़ेंगे, इधर थीटा से घुमाएंगे तो t cos थीटा, टी कॉस थीटा दोनों मिलके हो गया 2t cos थीटा, 2t cos थीटा। तो नीचे की ओर भी क्या लग जाएगा स्ट्रिंग में, 2t cos थीटा, क्योंकि पुल्ली कैसा है, मासलेस। मासलेस है तब ना नेट फोर्स जीरो कर रहे हैं। अगर पुल्ली मासलेस नहीं होता, ध्यान दो, अगर पुल्ली मासलेस नहीं होता तो क्या हम नेट फोर्स जीरो करते। अभी तक जितना भी पुल्ली यूज कर रहे हैं वो पुल्ली कैसा है, पुल्ली मासलेस है, यानी इसका मास जीरो है, इस पुल्ली का मास जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो करें। क्योंकि नेट फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। जिसका मास जीरो हो गया उससे फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। अगर मास होता तब इस पे टेंशन कुछ अलग करते। तो ऊपर लगा टी कॉस थीटा, तो नीचे लग गया 2t cos थीटा। तो टेंशन का रेशियो देखो, पहला में टेंशन बाई दूसरा में टेंशन, पहला का टेंशन बाई दूसरा का टेंशन, तो बराबर क्या होगा, दूसरा का वेलोसिटी बाई पहला का वेलोसिटी। अब देखो ध्यान से, किसी को डाउट है तो बोलो। हो गया, नोट कर लिए सबको ही। इसको हटा दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करना है। क्या हुआ, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। अगर मान लो कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन a के साथ, और ये भी जा रहा है एक्सेलरेशन a के साथ, तो ये वाला कितने से नीचे आएगा। या मान लो कि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है a के साथ, और ये ब्लॉक नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन a के साथ, तो ये ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, इसका एक्सेलरेशन a डैश कितना होगा। ब्लॉक है a, b एंड c। अगर a और c एक्सेलरेशन a के साथ नीचे आ रहा है तो b एक्सेलरेशन कितने से ऊपर जाएगा, और एंगल कितना है, स्ट्रिंग बना रहा है वर्टिकल से, थीटा एंगल।
किसी इंस्टेंट पे जब ये स्ट्रिंग थीटा एंगल बना रहा है तो उस समय ये कितने से ऊपर जाएगा? कितना? ए बाई 2 cos थीटा। ये तो दिया हुआ है ना, ये एक्सलेशन से एक जा रहा है, ये गिवन है, ये एक्सलेशन से नीचे आ रहा है तो ये कितने से ऊपर जाएगा? ए बाई cos थीटा। तो पिछला रिजल्ट ये आया था ना, u इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 2v cos थीटा। u इक्वल्स टू 2v cos थीटा, यही ना था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये v से नीचे आएगा तो ये कितने से ऊपर जाएगा? u का वैल्यू कितना आया था? 2v cos थीटा आया था। 2v cos थीटा, यही ना था। अगर ये v से नीचे आया तो ये कितने से ऊपर जा रहा था? u से। u का वैल्यू कितना आ गया था? 2v cos थीटा। यानी कि ये v से नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा 2v cos थीटा से। ठीक है, इस रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाओ, ये पिछला रिजल्ट है, वो ला चुके तुम लोग। पिछला रिजल्ट देखो यूज कर रहे हैं। ये जाएगा ब्लॉक नीचे, अगर एक्सेलरेशन ए से, भी के यहाँ पर अब ए की बात करते हैं, ये अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो कितने से ऊपर जाएगा? 2a cos थीटा से। ये ऊपर जाएगा 2a cos थीटा से। ये तो क्लियर है ना, इसमें किसी को डाउट नहीं ना। अब इस रिजल्ट को तुम यहां पर देखो, अब इसी रिजल्ट को तुम इसमें अप्लाई करो। ये ब्लॉक अगर मान लो ए से ऊपर जा रहा है, ए से ऊपर जा रहा है, और इधर वाला स्ट्रिंग फिक्स्ड रहता है, इधर जो है ना स्ट्रिंग नहीं निकलने का रास्ता नहीं रहता, इधर स्ट्रिंग बंधा रहता। देख लो उधर स्ट्रिंग क्या है, एक ही तरफ से ना स्ट्रिंग छूट रहा है। ये नीचे आएगा तो ये वाला क्या होगा? ऊपर जाएगा। एक तरफ से ही स्ट्रिंग पुली से बन रहा है। यहाँ पर स्ट्रिंग क्या है? फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। तो अगर मान लो कि ये स्ट्रिंग को यहाँ पर फिक्स कर दिया था, इधर नहीं छूटने देते, तो ये ए से ऊपर जाएगा तो ये कितने से नीचे आएगा? नहीं नहीं, इसके अनुसार चलो। ए से ये ऊपर जाएगा तो ये कितने से नीचे आएगा?
2a cos थीटा से, 2a cos थीटा से, तो ये नीचे आएगा 2a cos थीटा से, 2a cos थीटा से। इधर नहीं बढ़ता स्ट्रिंग तब, जितना ये ऊपर चलता ना, ये मान लो कि स्ट्रिंग को रिलीज करेगा तो ये स्ट्रिंग को क्या करेगा, नीचे आकर के टाइट करेगा, केवल इसको चलना होता तब। लेकिन अगर मान लो कि इधर भी रस्सी को चलने के लिए छोड़ दिया गया और दोनों तरफ बराबर बराबर चलना है, तो जितना पहले अकेले चलना था, अब दोनों को क्या चलना होगा, आधा आधा चलना होगा, फर्क नहीं होगा। देख लो, एक स्ट्रिंग ऊपर जाके स्ट्रिंग को क्या करेगा, छोड़ेगा, स्ट्रिंग को इधर से ये रिलीज करेगा, तो ये वाला को उतना नीचे आना होगा। मान लो कि ये 5 मीटर रस्सी छोड़ा, तो इधर से कितना टाइट करता, 5 मीटर टाइट करता। लेकिन अगर मान लो कि दोनों तरफ नीचे का, दोनों तरफ से चल करके रस्सी को टाइट करने का मौका मिले, तो इसको 2.5 मीटर, इसको 2.5 मीटर, यही ना होगा। अगर मान लो कि ऊपर जल करके 6 मीटर रस्सी को टाइट कर लूज करता, तो ये 3 मीटर नीचे आकर के और 3 मीटर ये नीचे आकर के दोनों मिलकर 6 मीटर, 6 मीटर से उसको टाइट करता। तो तुम देखो, अगर स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स रहता, केवल इन दोनों के बीच में मोशन होता है, ये चलता ए से, तो इसको अकेले आना होता कितना से, 2a cos थीटा से। लेकिन अब क्या है, इधर भी नीचे आना है, इधर भी नीचे आना है, तो दोनों में मोशन क्या होगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। तो ये कितने से नीचे आएगा, a cos थीटा से नीचे आएगा, और इधर वाला भी कितने से आएगा, a cos थीटा से। ठीक है, तो ये चलेगा अगर a से, तो ये कितने से नीचे आएगा, a cos थीटा से। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में किसका एक्सप्रेशन दिए थे, इसका, किसका निकालना था, एक बी का निकालना था, बी का निकालना था। तो देखो, बी का एक एक्सप्रेशन क्या बोला गया था, ये बोला गया था ना। ठीक है, इसको हम एक्स बोलते हैं, एक एक्सप्रेशन को एक्स बोल दिए कि इसका एक्सप्रेशन एक्स है, तो इसका कितना है, ए है ना, इसका कितना है, ए है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स बाई कॉस थीटा। तो इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि अगर हम इसको ए कॉस थीटा नहीं बोलकर ये इसी को बोल दें, इसको हम बोल दें कि इसका एक्सप्रेशन कितना है, ए कॉस थीटा नहीं रह करके इसको हम ए बोल दिए, ए बोल दिए, तो जितना भी इसका एक्सप्रेशन होगा उसमें इसका एक्सप्रेशन क्या होना है, इसके एक्सप्रेशन में कॉस थीटा से डिवाइड होगा, तो कितने से ऊपर जाएगा, ए बाई कॉस थीटा से ऊपर जाएगा, और ये कितने से नीचे आ रहा था, ए से। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, ए किसी को बोल दिया जाएगा, ए इसको बोल दिया गया, चाहे इसको बोल दिया गया, उसके अनुसार तुम्हारा आंसर लाना होगा। तो ठीक है, अपने अनुसार उसको एडजस्ट कर लेंगे। अभी हम सिंपल तरीके से बता दिए कि अगर ये वाला ए से ऊपर जाएगा, तो इसको नीचे आना होगा ए कॉस थीटा से, इसको भी नीचे आना होगा ए कॉस थीटा से। ऐसे अकेले रहता, इसको चलना होता तो 2a cos थीटा से नीचे आता, लेकिन दोनों में बटना है स्ट्रिंग को, तो दोनों में मोशन क्या होगा, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। ये क्वेश्चन तुम देख लो, एचसी वर्मा में भी मिलेगा, एचसी वर्मा का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, आईआईटी का भी क्वेश्चन है, नीट में भी क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन ऐसा है जो सब में रिपीट होते रहता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को समझने के पहले हम लोग को इसका ध्यान रखना होगा कि इसमें देख सकते हैं कि इसमें ये चल रहा है ए से, तो कितने से ऊपर जाएगा, 2a cos थीटा से। और अगर मान लो कि स्ट्रिंग इधर भी छूटने का रास्ता बना देते, स्ट्रिंग को इधर भी छूटने का रास्ता बना देते, तो जो 2a अकेले उसको मिल रहा था, वो इसको भी आधा मिल जाएगा, तो ये चलेगा कितने से, a cos थीटा से, ये भी चलेगा a cos थीटा से। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एचसी वर्मा में भी सबके पास है बुक किसी पास, एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर काइनेमेटिक्स में ही ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 का क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 50 का क्वेश्चन नंबर 13 सब कोई ट्राई कर लोगे। पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 13।
हाँ, ये वाला। ओके ओके। चलो एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को बारी बारी देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि क्या समझो, ये ब्लॉक है ए, ये ब्लॉक है बी, ठीक है। और इसमें कहीं से तुमको बताना है दोनों का कि अगर ये चलेगा ए से, ये चलेगा ए से, तो कितने से नीचे आएगा ये निकालना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना होगा, टेंशन रेशियो। तो इस पे टेंशन कितना लगा, टी लगा। इस पे टेंशन इधर टी लगा। इस पे इधर कितना लगा, टी लगा। टी का कंपोनेंट तोड़े तो इधर कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, दोनों मिलके हो जाएगा 2t कॉस थीटा, ठीक है। 2t कॉस थीटा। तो ए और बी पे कितना कितना टेंशन लगा, एक पे टी लगा, दूसरे पे 2t कॉस थीटा लगा। अब 2t कॉस थीटा वाला चल रहा है ए से, तो टी वाला कितने से चलेगा, 2a कॉस थीटा से, क्लियर। तो 2t कॉस थीटा वाला चला है ए से, तो ये कितने से नीचे आएगा, 2a कॉस थीटा से नीचे आएगा, 2a कॉस थीटा से नीचे आएगा, ठीक है। अब आ जाओ फिर से, अब एक पुली और बढ़ा देते हैं। अब देख लो कि इधर एक ब्लॉक है, इधर एक ब्लॉक है, और एक ब्लॉक यहां है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि ये चलेगा अगर ए से, ये कितने से नीचे आएगा ये बताना है, ये दोनों। तो देख लो, ये अगर ए से चलता, इधर स्ट्रिंग नहीं छूटता, इधर छूटने का नहीं रहता, उसमें क्या था, बंद था, इधर से स्ट्रिंग नहीं छूट सकता है, तो पूरा का पूरा इसको मिला, तो ये डबल स्पीड चला। लेकिन अब स्ट्रिंग इधर से भी छूट रहा है, तो स्पीड इसका आधा ना हो जाएगा, एक्सेशन भी हाफ हो जाएगा, तो 2a cos थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, a cos थीटा, a cos थीटा। यही तो है क्वेश्चन, यही तो है रिजल्ट। और इसी को तुमसे क्वेश्चन अलग अलग करके पूछा जाएगा, कभी इसको भी दे दिए, हम इसको, इसका एक्सप्रेशन बोले कि ए है, तो बताओ इसका कितना। तो इसके जितना भी एक्सप्रेशन आया है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है, उसमें किससे डिवाइड करके, कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं। और हम बोलते कि इसका वेलोसिटी भी होता, तो कितने से ऊपर जाता है, भी बाई कॉस थीटा, जो भी उसका है उसमें कॉस थीटा से भाग देंगे तो इसका मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन चेंज करके पूछा जाएगा, तो घबराना नहीं है। तुम इस रिजल्ट को पहले देख लोगे ध्यान से कि ये चलेगा ए से, तो अकेला रहता तो कितना चलता है, 2a cos थीटा से, इधर भी चलने का मिल गया मौका, तो इसका आधा हो जाएगा, a cos थीटा, a cos थीटा। तो इसी तरह का सवाल दो तीन बनाएंगे, एक तो असाइनमेंट में भी है, एच सी वर्मा में भी है, असाइनमेंट में भी दो तीन सवाल मिल जाएगा। देखें असाइनमेंट, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 38, देखो 38 बनाओगे जरूर, तभी तुम्हारा सब डाउट क्लियर हो जाएगा। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 38 पेज नंबर 9, 38 पेज नंबर 9।
और 84 सेम क्वेश्चन है, अगर थोड़ा बहुत हो सकता चेंज हो, 84 भी हो गया ना? बोलो, हुआ सबका? समझ में आया? बोलो जी, समझ में आया? चलो अब इस क्वेश्चन को, देखो यहां पर सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है कि दो दीवार है इस तरह से, दो दीवार है, इस तरह से दो दीवार है, और ऐसा एक रॉड है। ऐसा एक रॉड है, इस तरह का रॉड है। ये रॉड दोनों दीवार के बीच में क्या है? ये रॉड जो है ना, दोनों दीवार के बीच में ही चल सकता है, इधर उधर नहीं जा सकता ना, हॉरिजॉन्टल। दीवार रखने का मतलब क्या है? रिजिड है वो चीज। अब ये जो रॉड है ना, वो वाल के ये गैप में ही ऊपर या नीचे वर्टिकली केवल जा सकता है, ये वर्टिकली जा सकता है। और ये वेज जो है, ट्राइंगुलर वेज ब्लॉक, किधर जा सकता है? राइट या लेफ्ट, ऐसे जा सकता है। तो अगर मान लो कि ये आगे चलेगा, ये जो वेज है ये मान लो कि इस डायरेक्शन में चलेगा, ये किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। और मान लो कि ये आगे चला, ये किधर आएगा? नीचे आएगा। बताना है कि अगर ये अगर मान लो कि ट्राइंगुलर वेज अगर चलता है वेलोसिटी या एक्सेलरेशन ए के साथ, ये एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, ये जा रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ इधर, या मान लो कि अपोजिट ऐसे करते हैं, ये एक्सेलरेशन ए के साथ इधर जा रहा है, ये कितना से नीचे आएगा? इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ये एक्सेलरेशन ए से जाएगा तो ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा? इसका एक्सेलरेशन ए डैश क्या होगा? ये सिचुएशन है कि रॉड कैन मूव along vertical direction and wedge can move only along horizontal direction if wedge is moving with acceleration a, then what will be the
what will be the acceleration of rod तो इस क्या कितना केवल tan थीटा ए tan थीटा इसको भी हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं। एक मेथड से पहले देखते हैं। क्या बन रहा है, बन जाएगा, कैसे बनेगा कुछ समझ में आ रहा है? देखो इसमें कुछ जनरल बस सोचना है सिंपल तरीके से, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ना तो इसमें स्ट्रिंग है और ना इसमें पुल्ली है, लेकिन कांस्टेंट रिलेशन में हमेशा ध्यान रखना है कि एक चलेगा तो उसके अनुसार को दूसरा उस पर डिपेंड होकर चलना पड़ेगा। दोनों का मोशन आपस में क्या है, कनेक्टेड है। दोनों का मोशन आपस में दूसरे पर निर्भर कर रहा है। अगर मान लो कि ये लेफ्ट साइड जाएगा तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा, राइट साइड जाएगा तो ये नीचे आना पड़ेगा। तो राइट साइड चला कर देख लेते हैं। चलो अब इसको जो है ना, वेज को अब मान लेते हैं कि वेज यहां से राइट साइड x डिस्टेंस से चल दिया है। ऐसे है ना सिचुएशन, इसको चलाना है तो ऐसे मान लेते हैं। यहां से ये यहां आ गया, ठीक है। अब क्लियर हो रहा है ना? ये वेज पहले ऐसे था, ऐसे था, और यहां से ये x डिस्टेंस आगे चल गया, x डिस्टेंस आगे चल गया, ठीक है। x डिस्टेंस आगे चल गया तो इतना जगह क्या हो गया, खाली हो गया ना। इतना जगह क्या हो गया, खाली हो गया। तो ये रॉड उसी जगह में ना आकर भरेगा, उसी जगह में रॉड इतना डिस्टेंस नीचे आ जाएगा। वेज कितना डिस्टेंस आगे गया, पहले वेज का पॉइंट यहाँ पर था, देखो ध्यान से, देखो ये वेज पहले यहाँ था, यहाँ था, और ये वेज यहाँ से यहाँ पहुँचा, इतना दूर चला। तो इसका जो ये हर पॉइंट में x डिस्टेंस चला, वेज यहाँ से मान लेते हैं कि x डिस्टेंस आगे बढ़ा, x डिस्टेंस। इसका मतलब कि इसका पॉइंट ये वाला यहाँ से यहाँ कितना आगे बढ़ा, x आगे बढ़ा, हर पॉइंट आगे चला x। ये x डिस्टेंस वेज आगे चला तो ये रॉड कितना डिस्टेंस नीचे आया, y डिस्टेंस। y डिस्टेंस समझ में आ रहा है फिगर से? वेज यहाँ से x डिस्टेंस आगे चला तो इतना जो गैप बन गया तो उस गैप को ये फिल किया, y डिस्टेंस नीचे आया। और ये एंगल पहले से क्या है, ये एंगल पहले से दिया हुआ है, कितना है, थीटा है। ये तो चेंज होने वाला नहीं है,
अब हमारे पास रिलेशन है tan थीटा, क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, यानी कि x tan थीटा बराबर y। x कौन चला है, वेज, वेज चला है x, वेज के एक्सप्रेशन कितना हम बोले थे, ए बोले थे, ए बोले थे। x का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा किसका, वेज का। x चला तो x में टाइम से डिवाइड करें तो क्या मिल गया, इसका वेलोसिटी। y में टाइम से डिवाइड करें तो किसका मिल वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी। तो x का एक बार डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dx बाई dt, और ये तो कांस्टेंट है, तो dx बाई dt इंटू टेन थीटा बराबर इधर का डिफरेंशिएशन dy बाई dt, डिफरेंशिएशन के दोनों तरफ किए तो x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt, और टेन थीटा कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट के साथ तो कुछ नहीं होगा, रह जाएगा बराबर dy बाई dt, और dx बाई dt क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी किसका, वेज का, वेज का वेलोसिटी मान लो v है, वेज का वेलोसिटी v है तो इसका वेलोसिटी क्या है, v डैश है, v डैश है। तो dx बाई dt v इंटू टेन थीटा बराबर dy बाई dt किसका वेलोसिटी, रॉड का क्या है वेलोसिटी, v डैश। एक बार और डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग अगेन, v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्सेलरेशन dv बाई dt, तो dv बाई dt क्या होगा, a tan थीटा बराबर b डैश का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a डैश। तो a डैश नहीं पूछा गया था कि ये कितने से नीचे आ रहा है, ये पूछा गया था। तो ये मान लो कि नीचे आ रहा है a डैश के साथ, तो a डैश का वैल्यू कितना आ गया, a tan थीटा। अगर ये a से आगे चलेगा तो ये कितने से नीचे आएगा, a tan थीटा से। पहला मेथड, एक मेथड ये है, दूसरा मेथड इससे भी आसान है। समझे, समझे कि नहीं, ध्यान से तुम फिगर देखो, ध्यान से तुम देखो कि वेज यहां से कुछ डिस्टेंस आगे जाएगा तो इस गैप को भरने के लिए रॉड को इतना नीचे आना पड़ेगा। एक्स और वाई में रिलेशन मिल गया ना, एक्स और वाई में रिलेशन मिल गया, एक्स tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, y बाई एक्स, यानी x tan थीटा बराबर y। एक बार डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। दो बार डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, यानी v tan थीटा बराबर v डैश, a tan थीटा बराबर a डैश। बोलो अब कोई डाउट इसमें, बोलो भाई कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है सब। तुम लोग कहीं ऐसा नहीं ना कि सदमा उदमा में है जी कि पैसा वैसा निकल गया रक्षाबंधन में बहुत ज्यादा, और इधर तुम लोग तो नहीं ना सदमा में कि हमको पैसा कम मिला, कोई टेंशन वाली बात नहीं ना है, क्या क्या चीज, सबका रक्षाबंधन अच्छा से बीता होगा ना, बढ़िया से, क्या है, कोई नहीं, अरे कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई बहन तो मिल ही जाती है ना। अच्छा गांव में नहीं जाने का मौका मिला, मेरे साथ भी बहुत सारे बहन है तो दूर रहती है, तो वो लोग व्हाट्सएप पे भेज दी हैप्पी रक्षाबंधन, तो हम भी इधर से व्हाट्सएप पे पैसा वैसा भेज दिए, बहुत सारा डॉलर, ये सब फोटो, पैसा गिफ्ट का फोटो भेज दिए। नहीं फोटो जैसा, जैसा रक्षाबंधन वैसा गिफ्ट ना, बस बस बस। सबको समझ में आया ये चीज, बोलो कोई डाउट इसमें। उधर लगता है कि तुम दोनों काफी टेंशन में हो ना,
टेंशन में है दोनों काफी। कौन मोबाइल है? एप्पल। आजकल तो मोबाइल भी तो एक बहुत बड़ी बीमारी है ना। अगले साल हम मतलब अभी तक एम ये हुए हैं, लक्ष्य मेरा है कि किस तरह से मोबाइल से छुटकारा मिल जाए, मोबाइल अपने लाइफ से हटा लेंगे। मतलब कोई आदमी साथ में और उसको यूज करे बताएगा कि फोन रखना, कोई मैसेज आया नहीं आया, लेकिन हम अपने लाइफ से हटा लेंगे मोबाइल। आने वाले समय में बड़े लोगों के निशानी हो कि वो मोबाइल नहीं रखता है। अभी जैसे था ना, समय उल्टा चलता है, कभी घूमता है। अभी क्या है, उसके पास ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, चार चार मोबाइल है। बाद में ये हो जाएगा छोटे लोगों की निशानी कि चार मोबाइल रखना पड़ता है, क्या करें, काश बिना मोबाइल के हम रह पाते हैं। ये सब होता है, आने वाला समय उसी का है। मोबाइल से क्या है ना, तुम्हारा मोबाइल से बहुत घाटा है, पता नहीं चलेगा। पूरी पीढ़ी खराब हो रही है मोबाइल से। मोबाइल का दिक्कत क्या है ना कि सोए सोए वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चा सब तो वही से पढ़ेगा। नहीं नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहा है सोए सोए ही। एक तो स्ट्रेस बढ़ रहा है। जब भी पढ़ाई लिखाई करो मोबाइल से तो एकदम प्रॉपर पोस्चर मेंटेन रखो, पहला चीज। क्योंकि सो करके तुम कर रहे हो तो तुम्हारे लंग्स के साथ बहुत सारी चीजों के साथ बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। कैसे? जैसे सांस लेना चाहिए तो क्या कैसे लेना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए, पूरा सही होना चाहिए कि सांस लेने तो फेफड़ा तक जाए पूरा सांस, ठीक है। अब सोते हैं गलत पोस्चर में ऐसे ना, तो सांस हम लोग सही तरह से ले नहीं पाएंगे। सांस लेंगे एकदम हल्का सा। तो सांस से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। सांस कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग का, ये इस पे तुम लोग ध्यान से सोचो, रिसर्च करो थोड़ा सा, तो पता चलेगा कि उससे हमारा माइंड कनेक्टेड है, फोकस कनेक्टेड है, हेल्थ कनेक्टेड है, कंसंट्रेशन कनेक्टेड है। जिसका जो सांस लेने का रेट है जितना स्लो होगा, उसका फोकस उतना हाई होगा, उसका हेल्थ उतना अच्छा रहेगा। और जो एकदम जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, ठीक है ना, तो उसका बीमारी भी न्योता दे रहा है। चलो, तो ये रिजल्ट सबको समझ में आया। ए tan थीटा बराबर ए डैश। मिटा दें इसको। देखें, चलो एक और देखते हैं। एक और मेथड देखोगे। एक और मेथड ये है कि रॉड वेज की तरफ कितने से आ रहा है और वेज रॉड की तरफ कितने से जा रहा है। जैसे ये था ना, सब मिटा देना पड़ेगा इसमें। जैसे ये इसमें ड्रॉ कर लो नॉर्मल, नॉर्मल टू द वेज, नॉर्मल टू द वेज ड्रॉ कर लो डायरेक्शन, नॉर्मल टू द वेज। डायरेक्शन ड्रॉ कर लिए, पहले तो इसको हटा दो। डायरेक्शन ड्रॉ किए नॉर्मल टू द वेज, ठीक है। तो देखो दोनों क्या हो रहा है, ये जो नीचे आ रहा है ये रॉड, ये सोचो कि वेज की तरफ कितने से आ रहा है, इस नॉर्मल की ओर कितने से जा रहा है। तो ये मान लो आ रहा है ए डैश से, ए डैश से ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ज्योमेट्री से निकाल लेंगे ना। ये एंगल थीटा गिवन है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये कितना है 90, ये कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा। तो ये रॉड रॉड कितना से नीचे आ रहा है ए डैश से, यानी कि नॉर्मल की ओर कितने से जाएगा, ए डैश कॉस थीटा से। एक रॉड के परपेंडिकुलर आ रहा है ए डैश कॉस थीटा से, और रॉड कितने से दूर जाना चाहिए, एक रॉड की तरफ आएगा, रॉड वेज की तरफ आएगा, तो वेज क्या होगा, इस एक जो है ना इस लाइन की तरफ आ रहा है, दोनों बीच में गैप नहीं है, तो जितना से ये नॉर्मल की तरफ आएगा, तो नॉर्मल तरफ कितने से आ रहा है ए डैश कॉस थीटा से, उतने से इसको नॉर्मल से दूर जाना होगा। तो नॉर्मल की इसका एक्सेलरेशन कितना था, ए था, ए था। और ये एंगल कितना है
ये एंगल कितना था? थीटा की साइन थीटा है, 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। ज्योमेट्रिक्स तुम लोग देख सकते हो। ए का कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा? ए कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि ए साइन थीटा। तो वेज इधर से दूर जा रहा है, वेज जो है ना नॉर्मल से दूर जा रहा है और रॉड नॉर्मल की तरफ आ रहा है। देखो ध्यान से, रॉड नॉर्मल की तरफ इतने से आ रहा है और वेज नॉर्मल से दूर इतने से जा रहा है। दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तब ना गैप नहीं रहेगा। दोनों की जगह भी गैप नहीं है। तो एक नॉर्मल की तरफ आ रहा है कितने से? ए डैश कॉस थीटा से, और दूसरा नॉर्मल से कितना दूर जा रहा है? ए साइन थीटा से। तो ए डैश बराबर कितना आ गया? ए टैन थीटा। ये मेथड, दोनों मेथड तो सिंपल ही है। तो हम लोग को इसमें देखना था दोनों का वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल, ये खींच लिए, पर वेज का नॉर्मल। तो नॉर्मल डायरेक्शन में रॉड नॉर्मल की तरफ अप्रोच कर रहा है और वेज नॉर्मल से दूर सेपरेट हो रहा है, नॉर्मल से दूर जा रहा है। तो एक नॉर्मल से दूर जाएगा, एक नॉर्मल की तरफ आएगा। अब चलो सीढ़ी वाला सवाल देते हैं। अब देखो एक ये सिचुएशन है, ये है दीवाल, ये है दीवाल और ये है ग्राउंड। ग्राउंड है। कभी कभी क्या होता है कि देखते हो ना, सीढ़ी आकर के किसी दूसरे घर में चोरी करना है, तो उस समय कंस्टेंट काम आएगा। तो ये सीढ़ी इस तरह से है और ये एंगल मान लो थीटा है, ये एंगल थीटा है। ये दोनों जो सीढ़ी का इंड है, लेडर का इंड है, वो तो हमेशा दीवार के अलोंग, ये वाल के अलोंग चलेगा और ये किधर चलेगा? सरफेस पे चलेगा, ग्राउंड पे चलेगा। ठीक है, ये ग्राउंड पे चलेगा और ये वॉल के अलोंग आएगा। तो मान लो किसी इंस्टेंट पर ये आ रहा था v1 वेलोसिटी से नीचे, ये आ रहा है v1 वेलोसिटी से नीचे, और ये जा रहा है v2 वेलोसिटी से आगे। तो v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा? v1 बाई v2 इक्वल्स टू कितना होगा? किसी इंस्टेंट पे लैडर का ये इंड नीचे आ रहा है v1 से और ये इंड जा रहा है कितने से? v2 से। क्या दोनों स्पीड बराबर होगा? v1 बाई v2 बताना है क्या होगा। चलो देखो जल्दी से इसको ट्राई करो, कैसे बनेगा? कॉट थीटा, दो ही आंसर आ रहा है ना, एक टेन और एक कॉट। कैसे बनेगा पहले इस पे फोकस करो, आंसर की तो बात करेंगे कि टेन होगा कि कॉट होगा। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे?
चलो तो कैसे बनेगा, समझ में आया कुछ? cot थीटा। अब देखो इसको, चलो इसको देखते हैं अब ध्यान से। ये वाला एंड, ये एंड कितना से आ रहा है नीचे, V1 से, V1 से, और ये एंड कितना से आगे चल रहा है, V2 से, V2 से। ये तो सब कोई जानते हो कि अगर कोई रॉड ले लोगे, कोई रॉड या लैडर है, तो उसके दोनों एंड के बीच का डिस्टेंस कभी बढ़ने घटने वाला है क्या, नहीं ना है। अब एक एंड मान लो कि रॉड की तरफ इतना इधर आया, तो दूसरा एंड क्या होगा, उतना ही दूर जाएगा, यही ना है, क्योंकि रॉड का लंबाई फिक्स है। तो अगर एक एंड इधर चला, जैसे इसको हम चला रहे हैं, तो एक एंड इधर x चला, दूसरा एंड इधर x दूर जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना होगा ना, कि रॉड का एंड का वेलोसिटी अलोंग रॉड क्या होना चाहिए, सेम। अगर एक एंड रॉड की तरफ मूव कर रहा है, तो दूसरा एंड रॉड से उतना ही दूर जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में लेंथ क्या है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, गैप नहीं बढ़ रहा है। तो जितना से ये नजदीक आएगा उतना से दूर जाएगा। लेकिन वेलोसिटी इसका इधर है, तो हमको देखना है इस वेलोसिटी का कंपोनेंट किधर, लैडर की तरफ। तो लैडर की ओर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये थीटा है, तो ये कितना है 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा। तो V1 को इधर घुमाएंगे 90 माइनस थीटा से, तो कंपोनेंट कितना हो जाएगा, V1 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा। तो V1 से ऐसे नीचे आ रहा है ये लैडर, लेकिन लैडर की तरफ ये इंड कितने से आ रहा है, V1 साइन थीटा से, ये समझ में आया जी। और दूसरा इंड V2 से इधर जा रहा है, लेकिन हमको चाहिए लैडर की तरफ, लैडर के लॉन्ग। तो ये एंगल कितना है, थीटा है। फिर कितना हो जाएगा ये एंगल, ये कंपोनेंट V2 cos थीटा, V2 cos थीटा। देख लो यहां ध्यान से। अब एक इंड लैडर से दूर जा रहा है इस वेलोसिटी से, और दूसरा इंड लैडर की तरफ आ रहा है इस वेलोसिटी से। दोनों वेलोसिटी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी बताए थे ना, अभी तुम बताए कि एक इंड जितना से दूर जाएगा, अगर ये U से दूर जाएगा तो ये U से नजदीक आएगा। तो हम लोग को वेलोसिटी चाहिए लैडर के लॉन्ग। ये इंड नीचे आ रहा है V1 से, लेकिन लैडर की तरफ कितने से आ रहा है, V1 साइन थीटा से, क्योंकि एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। और ये इंड इधर जा रहा है V2 से, तो लैडर की तरफ कितने से दूर जा रहा है, V2 cos थीटा से। दोनों वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम, यानी कि V1 साइन थीटा इक्वल्स टू V2 cos थीटा, यानी V1 बाई V2 बराबर कितना, cos बाई साइन कितना हो जाएगा, cot थीटा। बोलो समझ में आया क्या, कोई भारी सवाल था? तब तो कंस्टेंट लेसन का बहुत सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो रहा होगा, और सबको याद भी होगा। हम पिछले क्लास में हम बोले थे कि अगर सब कोई कंस्टेंट लेसन का सारा सवाल बना लोगे तो कितना प्राइस था, 5000 था। तो ठीक है, बनाए हो, पूरा बनाए हो नहीं ना, क्या कहीं से भी हम बोले थे बना करके कॉपी में रहना चाहिए। अब चलिए, अब छोड़ दो, बात हटा दो। अब तो उतना समय मिला, अब क्या इतना बता दिए तब। अब दूसरे क्वेश्चन पे प्राइज मिलेगा, ये प्राइज सबका गया। लेकिन एक दो क्वेश्चन है अच्छा और भी बचा हुआ। कांस्टेंट रिलेशन का क्वेश्चन, अब तो इसमें मैक्सिमम तुम लोग बना सकते हो। इसमें देखते हैं कि 42 नंबर क्वेश्चन कौन बना पाएगा। क्वेश्चन नंबर 42,
ये सबके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया गया है। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, अभी की बात नहीं, घर से वो तो हमको बताना पड़ेगा, बाकी लोग घर से ट्राई करके आएगा, जैसे भी करके लाइए, गूगल से तो मिल ही जाता है, लेकिन सब मिल जाए। हो गया। तो कंस्टेंट रिलेशन पे हम बहुत सारा सवाल बनवाए, और असाइनमेंट का क्वेश्चन अब सबको प्रैक्टिस करना है। कंस्टेंट रिलेशन पे जितना भी क्वेश्चन असाइनमेंट का है, सारे क्वेश्चन को अब सबको प्रैक्टिस करना है। बोलो, कोई डाउट? अब हम लोग यहां से कुछ और न्यू कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो अभी तक हम लोग जो स्ट्रिंग यूज कर रहे थे, वो स्ट्रिंग कैसा था? मासलेस था। ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन क्या था? सेम था। अब हम लोग को ऐसे स्ट्रिंग या रोप को कंसीडर करना है, या किसी रॉड को कंसीडर करना है जिसमें कुछ मास है। जैसे मान लो ये एक रोप है, या रॉड है, या कोई ब्लॉक है, ठीक है, और इसके एक एंड पे मान लेते हैं कि इसका एक एंड फिक्स कर दिया गया है। एक एंड इसका क्या है? फिक्स्ड है। दीवार पे इसका एक एंड फिक्स कर दिया गया। फिक्स कर दिया गया, ठीक है, इससे कि चल नहीं सके, ये हमेशा के लिए क्या है? फिक्स्ड है। और अगर मान लो कि इसके एक एंड पे हम फोर्स एफ लगा दिए, एफ फोर्स एग्जर्ट कर दिए, तो बताना है कि यहां से एक्स डिस्टेंस, एक्स लेंथ वाला पोर्शन, एक्स लेंथ वाला जो पार्ट होगा, दो पार्ट में इसको बांट सकते ना है, एक एक्स लेंथ और दूसरा इधर वाला लेंथ। तो दोनों पोर्शन दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा, एबीडी ड्रॉ करना है। एबीडी ड्रॉ करना है कि अगर हम रॉड के एक एंड पे फोर्स एफ एग्जर्ट किए, तो रॉड का एक पार्ट दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा, या फिर ये जो दीवार है उस पर रॉड कितना फोर्स लगाएगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग? इस रॉड को या रोप को दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, दो पार्ट में कट कर लेंगे। दो पार्ट में इसको यहां से कट कर लो। तो कट करेंगे तो देखो क्या होगा, यहां से इसको दो पार्ट में कट करेंगे, तो ये एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। एक पोर्शन ये एक्स लेंथ वाला और एक पोर्शन इधर वाला, ठीक है। अब ये तो हमेशा के लिए क्या है? फिक्स है, क्योंकि दीवार में ये इसको बांधा हुआ है, फिक्स किया हुआ है, तो ये मूव नहीं कर सकता, हमेशा रेस्ट में रहेगा। ये दोनों अगर फिक्स किया हुआ है, ये रॉड, तो कोई भी चीज अगर रेस्ट में है तो उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो एक इन पे हम फोर्स एफ अप्लाई किए, एफ, ठीक है, लेकिन ये तो रेस्ट में है, तो इस पोर्शन को रेस्ट में लाने के लिए, नेट फोर्स जीरो करने के लिए, बाकी पोर्शन इधर वाला क्या करेगा? इसको फोर्स लगा करके रोकेगा। फोर्स किधर लगाएगा? अब देखो, अभी इसको इधर खींच रहे हैं, तो इधर चलना चाहेगा, तो इसको ये वाला पोर्शन क्या करे? रोकेगा, और फोर्स किधर लगा देगा? ऐसे। ये फोर्स एफ लगा दिया। ये फोर्स कौन लगाया? ये वाला। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार ये इस पे भी लगा देगा, कैसे? अपोजिट में, इतना ही लगा देगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये फोर्स इधर लग रहा है,
तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। ये वाला पोर्शन क्या कर रहा है, इसको इधर फोर्स लगाया, तो ये वाला क्या किया, इस पे इधर फोर्स लगा दिया। अब ये चलना चाहेगा तो उसको रोकेगा कौन, दीवाल। दीवाल किधर लगा देगा, उतना ही अपोजिट एफ लगा देगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या होना है, 0 होना है। तो फोर्स इधर एफ लगा तो उतना ही फोर्स कौन लगा देगा, दीवाल लगा देगा। दीवाल पे रोप भी लगा देगा, दीवाल पे रोप या रॉड भी फोर्स उतना ही लगा देगा। तो बीडी क्लियर हो गया ना। अगर कोई रोप या रॉड अगर इस तरह से फिक्स किया हुआ है, तो अगर एक एंड पे हम फोर्स एफ लगाएंगे तो इसमें हर जगह पर फोर्स क्या लग जाएगा, अंदर में कहीं भी कट करो, किसी पोर्शन को कट कर लो तो हर जगह फोर्स क्या लगेगा, आपस में एफ लगेगा। तो ये इंटरनल टेंशन सब में डेवलप होगा। जैसे स्ट्रिंग का हर पॉइंट में टेंशन क्या हो रहा है, सब जगह टेंशन लग रहा था ना, इस तरह से यहां भी टेंशन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन नेक्स्ट केस में ऐसा सोचो, नेक्स्ट केस में ऐसा सोचो कि रोप या रॉड फिक्स्ड नहीं है, रोप या रॉड फिक्स्ड नहीं है, और इसके एक एंड पे हम फोर्स लगा दिए हैं एफ। तो बताना है कि रॉड के एक्स डिस्टेंस पर अंदर में कितना टेंशन आपस में डेवलप होगा। एक्स लेंथ लिए और मान लो कि इसका टोटल लेंथ एल है, तो इधर लेंथ कितना बच गया, एल माइनस एक्स बचा। और मास है सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास का डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह सेम है। तो बताओ कि इस जगह पर दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा। मतलब कि अगर हम इस रोप को 2 पार्ट में ब्रेक करें, इस रोप को 2 पार्ट में ब्रेक करें या रॉड को 2 पार्ट में ब्रेक करें, तो एक पोर्शन पे, इस पोर्शन पे ये वाला पोर्शन क्या कर रहा है, इसको अपनी ओर खींचेगा, तो ये वाला इसको अपनी ओर कैसे खींचेगा। देखो इधर फोर्स लगाएंगे तो ये वाला पोर्शन चलना चाहेगा, तो इधर वाला पोर्शन इस पे क्या करेगा, फोर्स ऐसे लगा देगा। तो ये बताना है कि आपस में दोनों एक दूसरे पे क्या लगा देगा, टेंशन फोर्स टी लगा देगा। और इधर फोर्स कितना लगाए थे, एफ लगाए थे। तो टी का वैल्यू क्या होगा, क्या सेम होगा। इसका मास मान लो पूरे का मास है एम, पूरे का मास एम दिया हुआ है, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास का डिस्ट्रीब्यूशन सभी जगह पर क्या है, सेम है, कहीं पे कम ज्यादा मास नहीं, सब जगह मास बराबर है। तो बताना है कि एक्स डिस्टेंस पे टेंशन क्या होगा। तो बना सकते हो इसको। अब एकदम आसान सा चीज बोला गया है, तुमको न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करना है, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करना है। तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें सिचुएशन क्या है कि रॉड हैज यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स F is applied at one end, हम लोग को निकालना है, नहीं फिक्स कहाँ, मूवेबल है ना, रॉड कैन मूव ऑन ए स्मूथ सरफेस। पहले वाले में फिक्स था, इस बार जो रॉड है वो मूवेबल है, मूव कर सकता है, फ्री है चलने के लिए। तो बताना है टेंशन
एक इंड से एक्स डिस्टेंस पे, टू फाइंड टेंशन एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द इंड। अब देखो यहां पर रॉड जो है ना, हम लोग को निकालना है रॉड के एक इंड से एक्स डिस्टेंस पर कितना टेंशन लगेगा। क्वेश्चन सिचुएशन क्या है कि रॉड चल सकता है, आसानी से फ्रीली चल सकता है, कहीं कोई रोकने वाला इसको नहीं है। पिछले केस में क्या था, रॉड फिक्स था। रॉड फिक्स था तो हम फोर्स एफ लगाएंगे, सब जगह फोर्स एफ आपस में अंदर में डेवलप हो जाएगा। लेकिन अब रॉड फ्रीली चल सकता है और इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सब जगह यूनिफॉर्म है। इसको मिटा दें। तो यहां से हम लोग रॉड को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। क्या देखो, इस इंड पे फोर्स कितना लगाया गया, एफ, और हमको निकालना है कि यहां से एक्स डिस्टेंस पर कितना टेंशन लगेगा। तो यहां से हम रॉड को क्या करेंगे, यहां से रॉड को कट करेंगे। रॉड को कट करेंगे, एक हो गया ये वाला पोर्शन, इसका लेंथ कितना बचा, एल माइनस एक्स, और दूसरा पोर्शन जो बचा उसका लेंथ कितना है, उसका लेंथ है एक्स, इसका लेंथ है एक्स। ठीक है। अब देखो इसमें फोर्स कितना लगा, इधर एफ लगाए, इधर आपस में दोनों के बीच में क्या हो गया, टेंशन। इस पे टेंशन टी लगा तो ये वाला इस पे कितना लगा देगा, टेंशन टी लगा देगा। और दोनों रोप जो है, दोनों पोर्शन तो जुटा हुआ आपस में एक साथ चल रहा है ना, तो ये दोनों चलेगा एक साथ कितने एक्सलेशन से, ए एक्सलेशन से। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ बाई कितना मास इसका है, पूरे का मास एम है, तो एफ बाई एम। ये भी चलेगा कितने से, ए एक्सलेशन से, ये भी चलेगा कितने से, ए एक्सलेशन से। अब न्यूटन सेकेंड लॉ जानते हो, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेशन। तो इस पे टेंशन कितना लगा ये निकालना है, या इस पे कितना लगा, किसी एक के लिए एफ बराबर एम अप्लाई करो, किसी एक के लिए। जैसे इसके लिए मान लो करते हैं, जैसे फोर्स क्या लग रहा है, ये टी न लगा केवल, तो टी बराबर क्या लिखेंगे, टी है नेट फोर्स, तो टी बराबर मास, कितना मास उसका है, एम तो पूरे का मास है, तो लेंथ आधा आधा होता तब ना एम बाई टू होता। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हमको तो पहले निकालना पड़ेगा कितना मास उसमें है। तो देखो टोटल लेंथ कितना है रॉड का, एल है, एल लेंथ में कितना मास है, एम मास है, तो एक लेंथ में कितना मास हो जाएगा, एम बाई एल, यानी उधर इधर वाला कितना लेंथ है, एल माइनस एक्स लेंथ है, तो उसमें कितना मास हो जाएगा, एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, इतना मास है। ठीक है, इतना मास इसमें है तो इसका मास निकल गया ना, इसका मास है कितना, तो इसका मास है एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। अब इसके लिए बराबर में करेंगे तो नेट फोर्स क्या लग रहा है, इस पे टी लग रहा है, तो टी बराबर नेट फोर्स टी है, तो टी बराबर कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है जी, एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करो, एम बाई एल, एल माइनस एक्स इंटू ए का वैल्यू कितना है, एफ बाई एम, एम से एम कटा तो क्या बच गया, बच गया एफ बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, यही आंसर आ गया। तो एक्स डिस्टेंस पे कितना टेंशन लगेगा स्ट्रिंग में, रोप में, रॉड में, निकल गया ना। यहाँ एफ लगाएंगे तो एक्स डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एफ बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। समझ में आया, समझ में आया। तो ऐसा एक क्वेश्चन भी है इसमें असाइनमेंट में,
क्वेश्चन नंबर 88, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 88। ऐसा ही क्वेश्चन सबको मिल गया, क्वेश्चन नंबर 88। ये वाला, ओके। और एचसी और में भी कैसा क्वेश्चन मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 24 शायद है। एचसी और क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हो। हो गया, इसको हटा दें। इसको मिटा दें। देखो क्या, देखो यहाँ पर अगर तुमको निकालना है यहाँ से x डिस्टेंस पे कितना टेंशन डेवलप हुआ है आपस में, तो क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक ये वाला, कितना लेंथ है ये वाला, L माइनस एक्स, और इधर का बच गया x, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन इस पे टेंशन T लगाया, तो ये वाला इस पे T लगा देगा। और एक्सेलेरेशन तो पूरे रॉड का पता है कि पूरे रॉड कितने एक्सेलेरेशन चलेगा, F/m से। ये भी चलेगा उतने एक्सेलेरेशन से, ये भी चलेगा उतने एक्सेलेरेशन से। और इसके लिए क्या लिखेंगे अब, न्यूटन सेकेंड लॉ। नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कितना इस पे है, केवल यही ना लगा, T बराबर इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T बराबर क्या लिखना है, इसका मास कितना है निकालेंगे, मास तो निकाल लिए थे यूनिटरी मेथड से, तो मास इंटू मास इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कितना है यहाँ से पुट करेंगे, एक्सेलरेशन है F/m, और मास कितना ये निकालना था, तो T निकल गया। चलो ऐसा सवाल सबको HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 24 शायद है। असाइनमेंट में भी ऐसा क्वेश्चन है, असाइनमेंट का एक ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 19, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करेंगे। देखें ऐसे रोमा देखें तो पता चल जाएगा हमको, क्वेश्चन नंबर याद एग्जैक्ट। हाँ 24 तो ठीक है ना, वही तो है 24 ऐसे रोमा का। पुल्ली रहने से क्या है, वो तो फोर्स लगा दोनों इन पे। और इसका जो है असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर कितना था, 19, ठीक है, दोनों एक ही तरह क्वेश्चन है। तो यहां से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट काफी कुछ हो चुका है। हम लोग यहाँ पर अब नया एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स जिसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक फ्रिक्शन में और एक इसमें, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग ये सब चीज पढ़ेंगे। उसके अलावा थोड़ा सा कुछ और छोटा छोटा चीज होता है कि वेइंग मशीन कैसे काम करता है, ये सब चीज। अब सबके पास क्या काम रह गया है, सबके पास रह गया है प्रैक्टिस करना। एच शर्मा के सारे क्वेश्चन को बना लो, असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।